students, welcome to Takshila Education Point. I am S.T. Srivastav, your physics teacher. बच्चों, मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कुछ टॉपिक्स को पढ़ाया था और इसी सीरीज़ में आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को हम लोग हिट करेंगे और वो है कूलॉम्स लॉ। इस टॉपिक को बताने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के लिए मैं बहुत जल्दी ही लाइव क्लासेस में आ रहा हूँ, जिसकी इन्फॉर्मेशन कमिंग वीडियोस में पूरे शेड्यूल के साथ आपको मिल जाएगी। आइए स्टार्ट करते हैं। आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ और उसमें आपने ये पढ़ा था कि Fg इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। इस फार्मूले से हमें ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में हर एक बॉडीज एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करती हैं। जिस फोर्स से अट्रैक्ट करती हैं वो फोर्स है Fg, लेकिन ये फोर्स बहुत ही वीक फोर्स होता है। फिर हमने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में स्टार्टिंग में ये बताया था कि अगर सेम नेचर के दो पार्टिकल्स आप पास में हों या दो बॉडीज पास में हों तो उनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन लगता है, यानी वो दोनों बॉडीज एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं। जबकि अगर अपोजिट नेचर के चार्जेस हों, यानी एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, तो देखा गया है कि इसमें अट्रैक्शन होता है। इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज पार्टिकल्स के बीच में कोई फोर्स लगता है। इस फोर्स को प्रैक्टिकली सबसे पहले कूलॉम्स ने पता किया। ये जो ऑब्जर्वेशन मैं आपको कूलॉम्स का बताने जा रहा हूँ, ये टोटल डिपेंड करता है प्रैक्टिकल पे। उन्होंने क्या देखा कि अगर किसी मीडियम में दो चार्जेस सेम नेचर के या अपोजिट नेचर के रख दिए जाएं तो फोर्स ऑफ रिपल्सन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन को उन्होंने एक्सपेरिमेंट के थ्रू कुछ ऑब्जर्वेशन निकाले। उनमें से पहला ये था कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ चार्जेस, यानी कि दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगेगा वो फोर्स इस Q1 इंटू Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब अगर इस एक्सपेरिमेंट को इस तरीके से हम लोग करें कि मान लीजिए जो चार्ज Q1 है इसको हमने डबल कर दिया और जो चार्ज Q2 है उसको मैंने 3 टाइम्स कर दिया और फिर उसके बाद एक नया फोर्स F1 सपोज दैट मिला। तो अगर आप ध्यान से देखें तो F1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 6Q1 इंटू Q2। यहाँ पर इससे जो इंफॉर्मेशन मिलती है वो ये कि यहाँ F फोर्स Q1 Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब अगर F1 इक्वल टू निकालेंगे तो 6F के इक्वल होगा। यानी आपने देखा कि चार्जेस के साथ जो मैंने इंक्रीमेंट किया, जो इंक्रीज कर दिया वैल्यू को, उस वैल्यू से फोर्स भी इंक्रीज कर गया। तो इस तरह से कई डिफरेंट वैल्यूज चार्जेस की लेके अगर हम फोर्स को ऑब्जर्व करते हैं तो हमेशा जो हमें फोर्स मिलता है वो ये मिलता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू स्टेशनरी चार्ज is directly proportional to multiplication of charges.
सेकेंड एक्सपेरिमेंट उन्होंने क्या किया, इस बार पहले जो लिया था वो डिस्टेंस को कांस्टेंट कर दिया था। अब ये दूसरा ऑब्जर्वेशन जब किया उन्होंने, तो कई ऑब्जर्वेशन के बाद ये पता चला कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू स्टेशनरी चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि जब एक ही नेचर या अपोजिट नेचर के दोनों चार्जेस को कांस्टेंट कर दिया और फिर उसके बाद डिस्टेंस को चेंज किया, तो देखते क्या है कि सपोज अगर डिस्टेंस यहाँ r है तो r की नई वैल्यू ये ले ली जाए r1 और ये है r/2। जब r/2 लेते हैं तो आप देखते हैं कि यहाँ पर f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r1 स्क्वायर, या इस वैल्यू को रखेंगे तो 4/r² आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो नया फोर्स F1 आपको मिला है, ये F1 फोर्स 4/r² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये हुआ कि F1 इक्वल टू 4F बिकॉज 1/r F के इक्विवेलेंट है, तो 1/r को आप F ले लेंगे तो F1 इक्वल टू आपको 4F मिलेगा। इस तरह से यहाँ पर वैल्यूज आप चेंज करते जाइए। सपोज दैट कि R की वैल्यू को हमने 2R कर दिया, तो देखा क्या नया फोर्स जो मिलेगा वो 1/4r²। इसका मतलब क्या हुआ कि 1/4 इंटू F, यानी पहले का ये 1/4 हो गया। तो देखा क्या गया कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू स्टेशनरी चार्ज इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। तो यहां पर ये दो रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। तीसरा एक रिजल्ट और भी मिलता है कि अगर हम इन चार्जेस को डिफरेंट मीडियम में रखें तो भी इसकी वैल्यू डिफरेंट होती है, और वो डिफरेंट क्या होती है इसे मैं आगे डिस्कस करने वाला हूं। अभी मैं ये बताना चाह रहा हूं कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। अगर मैं इन दोनों रिजल्ट्स को एक साथ ले लूं तो ये मिलेगा, और इक्वल टू लूंगा तो कुछ कांस्टेंट के साथ ये आएगा Q1 Q2 बाई r²। यहां आप ये देखते हैं कि जो वैल्यू आपको मिली है उसमें स्मॉल k एक कांस्टेंट है, और ये कांस्टेंट मीडियम पर डिपेंड करता है। ये कांस्टेंट मीडियम पर डिपेंड करता है। आपको यहां पर ये बताना है मुझे कि इसको मैंने, है तो फोर्स लेकिन स्केलर फॉर्म में मैंने लिया है, और इस k की वैल्यू भी काफी बड़ी है जो आगे मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इसके पहले मैं बता दूं कि ये जो दोनों कुछ एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं, ये एग्जाम्पल्स अक्सर बोर्ड्स में आते भी हैं कि अगर डिस्टेंस को हाफ कर दिया जाए तो फोर्स पे क्या इफेक्ट आएगा, या चार्जेस को चेंज कर दिया जाए तो फोर्स पे क्या जो है इफेक्ट पड़ेगा। तो इस तरीके से बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस इसके ऊपर बन जाते हैं। अब आइए इस k के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। ये स्मॉल k जो है ये 1/4 पाई एप्सिलॉन पर डिपेंड करता है। ये जो आपको मिला है ये एप्सिलॉन एक तरह से देखा जाए तो ये वैल्यू होती है इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम
इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और इसको थोड़ा और बड़े स्केल में देखें तो ये कह सकते हैं कि एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के, where epsilon naught is electric permittivity of air or vacuum. ठीक है, अब जरा देखिए कि क्या है कि यहां है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिपेंड करता है सीधे सीधे मीडियम पे। जैसे K इक्वल टू 1 है तो हम लोग एयर या वैक्यूम लेंगे, K इक्वल टू 80 है तो वाटर के लिए हो गया। इस तरह से K इक्वल टू इन्फिनिटी है तो मेटल के लिए हो गया। तो आपको ये जब सारी वैल्यूज यहां पर रखेंगे तो कुछ इस तरह से मिलेगा। अगर मैं इस रिजल्ट स्मॉल k को देखूं तो ये इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k आएगा। एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट k। इसको आप हाईलाइट भी कर सकते हैं, कभी कभी छोटे प्रॉब्लम्स इसके ऊपर भी पूछ लिया जाता है। तो ये स्मॉल k इक्वल टू आपको मिलेगा। अब जरा देखिए पूरा कूलॉम्स फोर्स क्या आएगा, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये स्केलर फॉर्म है और यहां ये बताना है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को 9 × 10⁹ भी कहते हैं। ये वैल्यू पूरी इसके इक्वल होती है। इसको जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो उसमें डायरेक्टली आप ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर स्केलर फॉर्म में जो कूलॉम फोर्स मिलता है वो ये है। इसके ऊपर बेस्ड बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। उन प्रॉब्लम्स को मैं आगे के वीडियो लेक्चर में आपको बताने वाला हूँ, जो कि बोर्ड से लेकर नीट या जेई के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आने वाले प्रॉब्लम्स हैं या आ चुके हैं। तो अगली क्लास हमारी बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास होने वाली है, जिसको ये इस प्रॉब्लम पर बेस्ड, इस फार्मूले पर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में प्रॉब्लम होती है, वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर को ज़रूर देखें। और एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि पूरे सिलेबस को एक सिस्टमैटिक वे में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मैं जल्दी ही लाइव आने वाला हूं और उसको अगले वीडियो लेक्चर में मैं आपको पूरे शेड्यूल के साथ बता दूंगा। अगर आपको आज का ये वीडियो लेक्चर हमारा अच्छा लगा हो, समझ में आया हो और नए व्यूवर्स हों तो आप इसे सब्सक्राइब करें, और अगर पुराने व्यूवर्स हैं तो लाइक और शेयर करें। थैंक यू।